हर अपने इस अभियान में आज मैं फिर से एक बार बैठा हूं श्री राजेंद्र बिल्लौरे जी के साथ। पिछले इंटरव्यू में आदरणीय बिल्लौरे जी से समाज के लिए एक नई दिशा ली थी। सुनने में आ रहा है कि इस नई दिशा को परिणति देने के लिए आदरणीय श्री बिल्लौरे साहब स्वयं महासभा पद के अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी बन रहे हैं। अगर प्रत्याशी बनते हैं, ये कंफर्म है, और उसके बाद अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो हम कैसा समाज देखेंगे, हम समाज में क्या परिवर्तन देखेंगे, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसी कौन सी योजना लेकर आने का प्लानिंग है, जानते हैं आदरणीय बिल्लौरे जी से। नर्मदे हर। एक समाज के लोग चर्चा करते हैं कि आदरणीय बिल्लौरे जी भी प्रत्याशी के रूप में समाज की सेवा करने के लिए महासभा अध्यक्ष के में चुनाव लड़ेंगे, अध्यक्ष बनना चाहते हैं। पहला सवाल मेरा यहीं से शुरू होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जहां हम अभी तक 4 प्रत्याशी देख चुके हैं। आपका प्रत्याशी के रूप में आना समाज में क्या असर डालेगा और क्या विजन रहेगा? शैलेंद्र भाई, आपने मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया है और पिछले इंटरव्यू में भी मैंने इस बात का उल्लेख किया है, और उसके पहले सालों से मैं एक बात का उल्लेख करते आ रहा हूं कि समाज में चुनाव जैसी चीज़ होना ही नहीं चाहिए। चुनाव अर्थात समाज में कम ज़्यादा कटुता, कहीं कम होती कहीं ज़्यादा होती, लेकिन कटुता आना निश्चित है। ये व्यवहारिक ज्ञान है और ये कई जगहों पर मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है। भले छोटे से छोटा चुनाव या बड़े से बड़ा चुनाव, समाज में राजनीतिक दलों के चुनाव में हार जीत को लोग इतना वो नहीं करते हैं कि नहीं। फिर आप इस चुनावी अभियान में अपने आप को निर्विरोध देखते हैं, या चुनाव होता है तो वहां पर हम प्रत्याशी के रूप में रहेंगे भी? 2 बातें हैं। परिस्थिति देखूंगा कि कैसी स्थिति है। अगर समाज मुझे जिम्मेदारी दे दे तो 100% मैंने उठाने की बात तब भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। चुनाव जैसी स्थिति निर्मित होती है तो जैसे मैंने बार बार उल्लेख किया कि चुनाव से कटुता का आना 100% तय है कि अगर समाज मुझे जिम्मेदारी देती है तो मैं 100% ये जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन क्या चुनाव लड़कर ही ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? मेरा ऐसा सोचना है, मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर सर्वसम्मति की स्थिति बनती है और सर्वसम्मति की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी अगर कहीं बाधक बनती है तो सबसे पहले मैं पीछे हटूंगा, बशर्त कि सर्वसम्मति की स्थिति किसी योग्य व्यक्ति के लिए बने। योग्य का मापक क्या है? योग्य का मापक समाज में जो सबको साथ लेकर चलने की भावना रखे, सबको साथ लेकर चलने का सामर्थ्य रखे, सबको साथ लेकर चलने की सोच रखे। ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि चुनाव खेल लिया जाए। हम एक बहुत ही एक विचारशील समाज के, एक बुद्धिजीवी समाज के परिपक्व लोग हैं। ये कोई कॉलेज या स्कूलों के चुनाव नहीं है। यहाँ बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हमें चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। चुनाव लड़ने से समाज में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, पहले उसको भी गौर करें। आपके लड़ने से समाज को कोई लाभ हो सकता है तो लड़ें। इन सब बातों को गौर करना एक परिपक्वता की निशानी होती है। पर संविधान तो सबको छूट देता है, जो बालिग है वो लड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, संविधान की छूट है। संविधान की छूट, हर संविधान की छूट हर संस्था, हर देश में ये उपलब्ध है, हर राज्य में उपलब्ध है कि किसी को भी चुनाव लड़ने की पात्रता है। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ, 120 करोड़ का भारत है। मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री के योग्य कितने लोग हैं, तो आपकी उंगली की 5 उंगलियां भी ज़्यादा हो जाएगी। आप 4 से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 120 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व देने वाला व्यक्ति की योग्यता प्रधानमंत्री पद के लिए उस लायक होने वाले व्यक्ति को होगा, तभी तो आप गिना पाएंगे।
बिल्कुल सही है, एक डिग्निटी होती है इस पद की, उस डिग्निटी को मेंटेन करने वाला व्यक्ति हो। पर संविधान जो है, जिसमें वोटिंग का पावर है, चुनाव लड़ने का पावर है, तो हर व्यक्ति तो अपने आप में डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए सोचता ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर व्यक्ति सोचता है और हर व्यक्ति दावा भी यही करता है कि वो डिग्निटी को मेंटेन करता है। ये उसका उम्मीदवार का दावा है। समाज का क्या दावा है, समाज की क्या मान्यता है? अब आप पूछेंगे कि समाज की मान्यता का परीक्षण करने के लिए ही तो चुनाव है, वो भी आपकी बात सही है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ये कोई विधानसभा, लोकसभा के, पंचायत के, ग्राम पंचायत के, जनपद के चुनाव नहीं है, ये समाज का चुनाव है। समाज के चुनाव के लिए समाज के लिए सबसे पहली आवश्यकता समाज का एक संगठित होना होता है। समाज में परस्पर प्रेम की भावना होना चाहिए, समाज में परस्पर सौहार्द होना चाहिए। अगर आप संगठित हैं तो आप समाज की हर ऊंचाइयों को, समाज को हर ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, और अगर आप असंगठित हैं तो आप लाख सामर्थ्य होने के बावजूद भी वही उपलब्धि प्राप्त करने में आपको कई दशक लग सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये हुआ कि समाज का अगर वास्तव में हम शुभ चाहते हैं, समाज को अगर वास्तव में हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारा समाज का संगठित होना बहुत 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 अनिवार्य है। क्या इस तरह की ये चुनाव की प्रक्रियाओं से समाज संगठित होता है? हमारे संगठन का विखंडन कहाँ दिखता है? मैं एक अपना जिस विचार का शुरू से पक्षधर रहा हूँ, जिस विचार का हम शुरू से मैं पोषक रहा हूँ, उसके अनुसार मेरी ये मान्यता है कि समाज में चुनाव की प्रक्रिया होना ही समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। पर हम किसी व्यक्ति को मनोनीत कैसे कर सकते हैं अगर समाज जिसको जानता ही नहीं? तो उसको बनने की आवश्यकता नहीं। दो बातें और बता दूं मैं आपसे। मनोनयन की स्थिति क्या होगी? मैं एक मिनट मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूं। एक बात और मैं बता दूं, जिस व्यक्ति को समाज में ये बताना पड़े कि मैंने ये किया, मैंने ये मेरा रिकॉर्ड है, उस व्यक्ति को उसके कार्यों को अगर उसको बताना पड़े तो उसको मैं नहीं समझता कि कोई मान्यता प्राप्त होती है। दूसरा, जिस व्यक्ति को बिल्कुल शुरुआत से आपको अपना परिचय देना पड़े कि मैं फलाना आदमी और मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर ऐसा परिचय देना पड़े तो मतलब वो उसका जो है कई क्षेत्रों में वो अपरिचित है, कई क्षेत्रों में अपरिचित है, तो कई क्षेत्रों में इसका मतलब सिद्ध हुआ कि उसका संपर्क नहीं है। ये जरूरी नहीं कि वोटर सभी जानते हो, लेकिन उस क्षेत्र के कुछ तो लोग जानना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। बात तो वही हुई कि आपने ऊपर से उठाया और ऊपर बिठा दिया, आम स्वजन के बीच का व्यक्ति तो रहा ही नहीं। सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। मैंने आपसे पहले तो यह निवेदन किया है कि जो व्यक्ति की सभी क्षेत्रों में, भौगोलिक भी और सभी वर्ग के क्षेत्रों में, जिसकी अपनी थोड़ी भी पहचान हो, थोड़ी पहचान हो, सब दूर, अनिवार्यता ये है कि सब दूर, तो वो उसको आप पैराशूटेड कैसे बोलेंगे? वो तो जमीन से उगा हुआ आदमी रहेगा। सिर्फ अच्छा, जानना, परिचित होना और पहचानना, तीनों में बहुत अंतर होता है। परिचय तो मैं किसी से मिले बगैर भी सबसे परिचित हो सकता हूँ। पहचानने में मैं रेफरेंस के साथ भी पहचाना सकता हूँ, लेकिन मुझे लोग जानेंगे तो तभी जब मेरा संपर्क होगा, और मेरा संपर्क होगा तो जरूरी नहीं कि पूरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क हो, लेकिन समाज के प्रतिनिधि व्यक्तित्व से भी संपर्क हैं तो पर्याप्त होता है। जरूरी नहीं है कि समाज के एक एक व्यक्ति से आप जीवन में मिले हो, नो, नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप मुझे एक ही बात बता दीजिए, थोड़ा सा व्यापक स्तर पे लीजिए, अपना समाज तो छोटा है। आपके यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है तो क्या लोकसभा का प्रत्याशी उसकी विधानसभा के पूरे 25 लाख लोगों को जानता है या मिला? नहीं, ये व्यक्तित्व की बात होती है। एक्चुअल ये
आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग आपको पहचाने। Yes. मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग आपको पहचाने। यही मैं भी कहना चाह रहा पर हूँ। वो मनोनयन में जब स्थिति बनती है कि हम ऊपर से उठाकर ऊपर बिठा दिया, लोग आपको नहीं पहचान रहे हैं, तो ऐसे मनोनयन का क्या औचित्य है? ऐसा मनोनयन को मैं त्रुटिपूर्ण मानता हूँ। मनोनयन में इसीलिए आपसे बोला ना कि जिसको बताना पड़े कि साहब मैं ये आदमी हूँ, तो इसका मतलब तुम्हारा संपर्क नहीं है। जिसको बताना है पड़े कि मैंने ये किया है, इसका मतलब है कि तुमने अपने कार्य को सही रूप से विस्तारित नहीं किया है। और अगर आप सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, सम्मानित सभी अपने यहाँ, कोई भी व्यक्ति हो जिसको मनोनयन करने से अगर ये लगे कि नहीं भैया ये मनोनयन सही हुआ है, तो मतलब आपने सबका बगैर चुनाव लड़े सबका प्रतिनिधित्व कर दिया ना, मन जीत लिया। और अगर आपके मनोनयन से ये लगे जीत लिया तो मनमोहन बन गए, या मन जीत लिया तो जनहितैषी हो गए। आपके उत्तर में एक प्रश्न है। आप जो है, आप बहुत ही मंजे हुए पत्रकार हो। मन जीत लिया तो मंजित हो गए, मनमोहक रहो। हाँ, वो एक मनमोहन वाला प्रश्न था। मनमोहन और मनमोहक में बहुत अंतर है। आपके वक्तव्य में एक मनमोहन वाली स्थिति भी थी, इसीलिए मैंने कहा नहीं, तो मैं मनमोहन के बजाय मन का मोहन और मनमोहक दोनों में बहुत अंतर, कभी इसको ट्राई टू फाइंड आउट। आप लोगों के मन के मोहक है, वो एक अलग चीज हो गई, और आप लोगों के मन के सिर्फ मोहन है, वो एक अलग चीज होगी। तो मनमोहक तो होना ही चाहिए, सिर्फ मनमोहक होना चाहिए, मनमोहन नहीं। मनमोहन नहीं। संविधान को लेकर बहुत सारी चर्चा हमारी पिछली बार भी हुई थी, हमने संविधान के ऊपर चर्चा भी की थी कि संविधान कैसा होना चाहिए। अभी बिल्कुल लास्ट में हम लोग हैं, जब किसी न किसी को महासभा का अध्यक्ष बनना है, और अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला काम होना है संविधान में कुछ धाराओं का परिवर्तन। कुछ धाराएं जुड़ेंगी, कुछ घटेंगी। तो आपके मन में ऐसा क्या है कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद संविधान में ये परिवर्तन एक लेकर आऊंगा जो जनहितैषी रहेगा? शैलेंद्र भाई, मैं अध्यक्ष बनूं न बनूं ये गौण है। सवाल ये है कि संविधान में क्या होना चाहिए। मैं बिल्कुल पूरी पुरजोर तरीके से ये बात कह सकता हूँ कि अपना संविधान बहुत बहुत त्रुटिपूर्ण है। मैं अध्यक्ष बनूं नहीं बनूं ये प्रश्न नहीं है, लेकिन जो भी बने उसको संविधान तो पूरा बनाना पड़ेगा। और मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे कहा था कि हम तो अगर ईश्वरीय कृपा से अगर मुझे अवसर मिला तो मैं संविधान ही ऐसा बनाने की प्रयास करूंगा कि 100 साल तक उसमें संशोधन की आवश्यकता ना पड़े, इतना व्यापक बनाऊं। ये जो इसको बोलते हैं लैप्सेस, जहाँ देखो संविधान या कानून का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। कानून बनाए तो जाते सदुपयोग के लिए, चतुर आदमी दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो ये आप इतना परफेक्ट मतलब आप कहना चाह रहे हैं अभी सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, ये दुरुपयोग और दुरुपयोग की बात कही है तो मैं इसके एक प्रावधान का तो बिल्कुल घोर विरोधी हूँ, जिसके तहत इन्होंने 31 लोगों के मतदाता सूची में जो नाम जुड़वाए। होना नहीं चाहिए ऐसा भाई। ये मतलब एक सामान्य सा है, जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला कोई भी आदमी हो उसके मन में सामान्य सा प्रश्न उठता है कि भाई राजा को तो उसके बेटे को राजकुमार, और राजकुमार के बाद उसकी मृत्यु के बाद उसको राजा बनने का उत्तराधिकार घोषित करने का अधिकार है। पर दादा ये तो मेरी चर्चा हुई थी, इसमें संविधान समिति ने एक्चुअल इसके पहले जो आयोजन समिति होती थी, उनके आयोजन समिति के सदस्य वोटर होते थे, उसको ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। मैं आपकी बात को दुरुस्त कर दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये 10 साल पहले की बातें कर रहे हैं। मतलब 90 साल तक जब चुनाव नहीं हुए थे, आप तब की बात कर रहे हैं। उन 90 साल तक ये होता था कि आयोजन वोटर नहीं होते थे, वो आयोजन समिति बैठकर सर्वसम्मति से निर्णय ले लेती थी, और वो जिस व्यक्ति को मनोनीत करती थी वो ऑलरेडी समाज के उस उच्चतम शिखर का व्यक्ति होता था कि उसके प्रति किसी का किसी भी तरह से असंतोष होने का प्रश्न नहीं उठा। ये प्रमाणित है। तो
तो चुनाव हुए नहीं। आयोजन समिति में कौन लोग होते थे? आयोजन समिति में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जहाँ पर सम्मेलन आयोजित होता है वहाँ के तो कुछ लोग रहते ही हैं, गिने चुने हैं, ऐसा नहीं कि भीड़ आ गई हो। गिने चुने प्रतिष्ठित, समाज में निरंतर पूर्व के लंबे समय से सक्रिय रहे एवं अन्य क्षेत्र के व्यक्ति, उसको आप वोटर नहीं कह सकते, प्रतिनिधि भी नहीं कह सकते, लेकिन जो अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठित लोग होते थे या जिनको अपने अपने क्षेत्रों में एक समाज में बड़ी श्रद्धा, आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, वो लोग होते थे। सिंपल सा बात है। 2016 से लेके अभी तक संशोधन 4 बार हो चुके हैं संविधान में जी, फिर भी समाज अभी भी संशोधन मांग रहा है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण है। भाई आपने कमी छोड़ी तब आप समाज में ये बात कब उठेगी? जब मैंने पहले बोला था, क्या है संविधान? संविधान हम लोगों के द्वारा हम लोगों के लिए बनाया गया दस्तावेज है। शैलेंद्र भाई देखिए, समाज का जो संशोधन, पहला संशोधन जो है, ऐसा बताया जाता है कि 2016 में किया गया। ये मेरे पास दस्तावेज है, आप इसमें देखिए। इसमें ये उल्लेखित है कि समाज में जो है 26/4/2016, उसके बाद 17/5/2016 और उसके बाद 17/6/2016, ये 3 बार रजिस्ट्रार के वहाँ भेजा गया है। 2016 में 3 संशोधन लगातार 3 बार रजिस्ट्रार के वहाँ भेजा गया है, ऐसा ये लिखा ही हुआ है कागज, है ना। अब चलो अपन इसको भी मान लें, चलो 17/6/16 वाला अंतिम संशोधन है, ठीक है। फिर इसके बाद 2019 में हुआ ये 17/6 वाला जो संशोधन है, ये 1/1/16 से प्रभावशील माना गया और प्रस्तुत किया गया था ये 17/6/16 को, ठीक है। 1/1/16 से प्रभावशील है, मगर रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत ये 16/6 को हुआ है। शैलेंद्र भाई, ये जो मेरे पास उपलब्ध है, इसमें जैसे मैंने बताया ना कि 26/4/2016, 17/5/2016 और अंत में 17/6/2016 को भेजा गया। जो भेजा गया है उसकी वो संविधान को, और ये संविधान के धारा 6 में एक बिंदु होता है प्रभावशीलता। ये कब से लागू होगा? हर अधिनियम में, हर कानून में अनिवार्य शर्त होती है कि ये कब से लागू होगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF होता है। तो इसमें ये धारा 6 में लिखा है कि यह संविधान दिनांक 1/1/16 से लागू होगा। अच्छा, 1 जनवरी 2016 से संविधान लागू हो गया, पर रजिस्ट्रार के यहाँ 6 महीने बाद पहुंचा। अब ये चूक है, ये क्योंकि इसको बोलते हैं भूतलक्षी प्रभाव, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो पूरे भारत में अभी तक का एकाध कानून को छोड़कर भूतलक्षी प्रभाव से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई कानून लागू नहीं हुआ है। 2019 के संविधान में ये चीज परिवर्तन करके सुभाष भाई ने बड़ा अच्छा किया है कि वो 3 साल कर दिया है। नहीं, ठीक है, वो जनता की मांग को उन्होंने स्वीकार किया होगा कि 4 से घटा के 3 कर देना चाहिए, तो वो किया उन्होंने। वो प्रश्न वो भी उनके संविधान में उल्लेखित है ऑलरेडी। अब उसका विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो मैंने जैसे बताया था ना, ये 2019 का संविधान है। इसकी धारा 5 में वही प्रभावशील के बिंदु में ये लिखा है कि यह संविधान शासकीय स्वीकृति के दिनांक से प्रभावशील होगा। अब मतलब 19 फरवरी से ये लागू हो गया। 8 फरवरी 2019 से 2020 हाँ। ये माना जाएगा। अब हाँ, मतलब अब नई महासभा जो गठित होगी वो इस संविधान के अंतर्गत काम करेगी। इस संविधान के तहत काम करना चाहिए, और अगर इसमें भी कोई त्रुटियां उसको दिखती है तो अपनी संविधान संशोधन समिति का गठन करे और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, पूरी वैधानिकता के साथ। देखिए, मैं अगर इसी संविधान को भेज के लोगों से दावे आपत्ति मांगूंगा तो कोई नहीं बता पाएगा क्या दावे। मुझे दावे आपत्ति किस पे मंगानी चाहिए? अगर जैसे आपको मैंने संविधान संशोधन समिति का मान लो प्रमुख बनाया, तो आपको सबसे पहले क्या क्या संशोधन के सुझाव आए हर इकाई से, वो प्राप्त करना चाहिए। उस पर आपको मनन करना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद एक फाइनल ड्राफ्टिंग बनाना चाहिए। उस फाइनल ड्राफ्टिंग को बनाने के बाद आपको महासभा के पास भेजना चाहिए, और महासभा को इस ड्राफ्टिंग को
फिर दावे आपत्ति के लिए सब्दूर भेजना चाहिए कि भाई हमने अंतिम रूप से ये प्रारूप तैयार किया है आपके सुझावों को इसमें समाहित करते हुए, अब आप बताइए इसमें और कोई कमी बेशी हो तो बताइए, है ना। ये प्रारूप का प्रकाशन वास्तव में दावे आपत्ति का प्रकाशन माना जाएगा, क्योंकि वो सार्वजनिक होगा। इसके पहले का अगर आपने सुझाव दिया तो वो व्यक्तिगत आपने संविधान संशोधन समिति को भेज दिया, वो तो सबको मालूम नहीं है। तो ऐसे सब तरफ से प्राप्त होने वाले सुझावों को संविधान संशोधन समिति संकलित करके फिर उस पर मनन चिंतन करके अपनी फाइनल प्रारूप ड्राफ्टिंग तैयार करता है। उस ड्राफ्टिंग को महासभा को ऐसा प्रावधान है ऑलरेडी संविधान में, उसको प्रकाशित करना चाहिए। और फिर ये बोलना चाहिए कि साहब ये हमारा आप सब लोगों के सुझाव के आधार पर हमने ये प्रारूप तैयार किया है, इसमें अब अगर किसी को कहीं कमी बेशी हो छूट गया हो तो आप और बता दे तो उसको हम और समाविष्ट कर लेंगे। मतलब भविष्य में अगर अध्यक्ष बनते हैं तो इसी प्लानिंग के अंतर्गत संविधान संशोधन होगा जिसमें आम व्यक्ति को भी सम्मिलित किया जाएगा। आप बार बार ये मत बोलो कि अगर आप अध्यक्ष बनते हो तो। मेरा तो सिंपल सा निवेदन है कि मैं बनूं तो भी न बनूं तो भी ये संविधान में संशोधन की बहुत आवश्यकता है। नहीं, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा था। संविधान में संशोधन तो होगा, जो भी अध्यक्ष बनेगा। मैं प्रक्रिया की बात कर रहा था कि अगर आपको ये समाज मौका देता है तो आप इस प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान में संशोधन, यही प्रक्रिया है कि प्रक्रिया में आप सीधी सी बात है, अगर पारदर्शिता जितनी रखोगे उतना आपको मान्यता मिलेगी। पहला प्रश्न, जितना आप अपने आप को अंधेरे छुपा के रखोगे, लोग शंका कुशंका, भले आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपने सब चीज सबके सामने नहीं लाई तो अपने शंका कुशंका का मौका देना क्यों? ये किताब की तरह खुला संविधान, खुली किताब की तरह खुला है। दादा, क्या योजना रहेगी हमारी भविष्य किस बाबत? समाज में जो एक परिवर्तन का दौर है, अगर आप अध्यक्ष सपोज बन गए, आपको बना लिया है, तो युवाओं को रोजगार को लेकर एक समस्या है। समाज कोई भारत सरकार या मध्य प्रदेश शासन नहीं है कि साहब ये इस फंड के लिए महिला स्वास्थ्य के लिए 200 करोड़ आ गया, उसके लिए 500 करोड़ आ गया, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा यही है, मतलब ये प्रश्न इसीलिए है क्योंकि हम समाज जो है, समाज भी एक शासन की प्रक्रिया होती है। गलत कह रहे हैं आप। समाज भी शासन की प्रक्रिया होती है और हम क्यों नहीं वैसा कर सकते? बहुत सारी बाधाएं आती है शैलेंद्र भाई। आपका मतलब फंड वाली बात नहीं है, हम सरकारी योजनाओं का यस ये उपयोग तो करवा सकते हैं। बिल्कुल ये मेरा हम समाज में आयुष्मान कार्ड बहुत सारे बनवा सकते हैं। बिल्कुल मैं ये जो आपने बात कही ना, ये सर्वश्रेष्ठ बात कही आपने, और ये मेरा विजन भी रहा। क्रिएट करें हम गवर्नमेंट यस, वेरी राइट। ये सोच होना चाहिए, और ये सोच मेरी विगत कई समय। मुझे एक बात बताइए, हम लोग, आप कितने लोगों को फॉरेन भेजने का पैसा दे सकते हो पढ़ने के लिए? कितने लोगों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का पैसा दे सकते हैं? कितने बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए पैसा दे सकते हो? एक न एक दिन तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना। तो हमें अपनी सोच वो रखना चाहिए कि हमारा अक्षय कोष जो है, अक्षय कोष नहीं, अमर कोष रहे। अमर कोष कहाँ से मिलेगा? तो इतनी ऑलरेडी शासन की इतनी योजनाएं हैं जिनसे हम तो क्या, पूरे अन्य समाजों के भी पढ़े से बहुत ही जागरूक और पढ़े लिखे व्यक्ति को भी उन योजनाओं का ज्ञान नहीं है। आप कुछ मत करिए, आप कुछ टीम बना दीजिए कि भाई तेरे को स्वास्थ्य से संबंधित सारी शासकीय योजनाओं की जानकारी एकत्रित करना, तेरे को बीमा से संबंधित करना, तेरे को सब्सिडी से संबंधित करना, तेरे को। और जब ऐसी टीम हम बना देंगे और वो एक वर्कशॉप करके और लोगों को इस तरह से शिक्षित कर देगा। और यही शासन में भी यही होता है। शासन क्या होता है, सब भोपाल में एक योजना बन गई, कलेक्टर साहब को बोल दिया, कलेक्टर साहब ने सबकी मीटिंग ले ली, जिले के अधिकारी करके दिया, भैया इसको गांव में इम्प्लीमेंट कर दो। वैसे ही ये जो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा आपने समाधान दिया है, ऐसा ही होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की, अब मुझे एक बात बताओ, हमने जैसे भी ऐसे संकट आए, हमने गवर्नमेंट की योजना का कितने लोगों को लाभ दिलवाया? क्यों नहीं दिलवाया? कि हम अपनी तरफ से अनुदान, अंशदान, दान ये तो देने को तैयार है, लेकिन शासकीय योजनाओं के ज्ञान के अभाव में उन योजनाओं का लाभ दिलाने का हमने प्रयास नहीं किया। एक तो हम जनरल हैं, ब्राह्मण, हमारे लिए तो वैसे भी कम योजनाएं होती हैं। नहीं, कुछ योजनाएं ऐसी है जो सबके लिए है।
और उनमें जब पर्टिकुलरली स्वास्थ्य वाली जो जितनी भी योजना है वो सबके लिए है। कुछ कम ज़्यादा हो सकती है कि भाई तुम वीकर सेक्शन के हो, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हो, तो मतलब एक स्पष्ट संदेश है समाज को कि हम अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं आदरणीय बिल्लौरे साहब तो समाज में एक ऐसी टीम देखेंगे जो टीम सरकारी योजनाओं का लाभ समाज हित में पहुंचाएगी। ये राजेंद्र बिल्लौरे अध्यक्ष बने या न बने, लेकिन ये वो चीज़ है जो सभी लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। गांव-गांव में आप देखिए, अब मैं एक बात बताऊं आपसे, जो प्रशासनिक सेवाओं में जिनका ज़्यादा दखल है, कायस्थ समाज है या अन्य और भी 2-3 हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए वो कोई ऐसा फंड कलेक्शन नहीं करते हैं, वो जाते हैं यहाँ से हाँ, वो उनकी समाज में एकता होने के कारण, समाज संगठित होने के कारण एक दूसरे को मदद करते हुए फाइल को कहाँ तक पहुँचाना, कहाँ से अनुदान दिलाना, कहाँ से मदद कराना, सब कर लेते हैं। ऐसा हम भी कर ले। मतलब हमारी यूनिटी मस्ट है। यूनिटी तो मस्ट एंड फर्स्ट, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यूनिटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है शैलेंद्र भाई, एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि चाहे जितनी बड़ी चट्टान हो, चाहे जितनी कठोर चट्टान हो, अगर उसमें एक थोड़ा सा भी सुराख है तो एक दिन वो चट्टान गिर जाएगी। तो बस ये मेरा कहने का मतलब है। विजातीय विवाह वर्तमान में युवाओं के लिए भी एक प्रश्न है। युवा भी मुझसे कई बार पूछते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है शैलेंद्र भाई कि जहाँ श्रद्धा, आस्था और व्यक्तिगत मामले होते हैं, इसको आप बांध के नहीं रख सकते। अब उसको कैसे बांध सकते हैं? तो नहीं, पर इसमें त्रुटि कहाँ है? मैं ये जान रहा हूँ, इसमें त्रुटि कहाँ है? हम क्यों लगातार सपोर्ट कर रहे हैं? हम बच्चों को पहले से क्यों नहीं बता रहे हैं कि भैया हमको समाज में ही रहना है, समाज को गति देना है? फिर मैंने कहा, मैं आपकी बात मैं गगन तो दे रहे हैं, मगर साथ में हम उन्मुक्त गगन में उनको थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपकी बात सही है शैलेंद्र भाई। कई बार तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें नियंत्रण के बाहर हो जाती है। ये पर्टिकुलर ये वाला जिसको अपन प्रेम विवाह कहते हैं या विजातीय विवाह कहते हैं, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि विजातीय विवाह पेरेंट्स द्वारा अरेंज किया गया हो ऐसा 1-8% है। 90% वो अपनी कंसेंट से, बच्चा बच्ची अपनी कंसेंट से कर लेते हैं। शिक्षित समाज है हम 100%, फिर भी हम एक क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा ये प्रश्न इसलिए है, 100 साल पहले जब हमारे रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जो वडील रहे हैं, उनने एक सपना देखा था। हम शताब्दी समारोह में हैं, उस सपने में उन्होंने वो जो साकार करने की योजना बनाई थी कि समाज को कैसे संगठित किया जा सकता है। हम गांव-गांव तक फैले हुए थे, शहरों में बसे हुए नहीं थे। उन गांवों को संगठित कर अगर खंडवा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उन गांवों को संगठित कर अगर हरदा में एक बड़ा सम्मेलन हुआ आज से 100 साल पहले, तो ये उनकी एक सोच थी। क्या हम उस सोच पर खरे उतरे हैं? प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा इसमें कहना है कि हमारे महान पूर्वजों ने एक धरोहर हमको दी थी। अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए समाज को एकत्रित करके, संगठित करके हमारा महासभा को गठन किया था, और महासभा निरंतर कार्य करती चली आ रही थी, आज भी कर रही है। अब इसमें देखिए, अब हम जब बगीचा लगाते हैं ना, तो गुलाब का फूल भी होता है, गेंदे का फूल भी होता है और कैक्टस के फूल भी होते हैं। तो ये होता है सब दूर, सबको अपनी बुद्धि कौशल से सबको अपना अपना महत्व देते हुए, सबका उपयोग लेते हुए, सबको जोड़ते हुए, एक दूसरे को चोट न पहुंचाने देने की भावना रखते हुए, एक दूसरे का सम्मान करने की भावना देते हुए समाज आगे बढ़े। उनकी व्यक्तित्व की विराटता का यह परिणाम था कि हम इस धरोहर को इतने साल तक खींच के लाए हैं। अगले 50 सालों बाद क्या होगा?
अगर उनके पद चिन्हों पे चलते रहे तो जैसा उन्होंने सहज के रखा था हम भी सहज के और रखेंगे। जिस तरीके से समाज के युवा समाज की धारा में जुड़ने से पीछे हो रहे हैं, ये बात से मैं सहमत हूँ आपसे। तो क्या क्यों समाज क्यों ऐसा क्यों है? आपको युवाओं को जोड़ने के लिए उनको उपेक्षा से आप उनको नहीं जोड़ पाएंगे। आपको उनको अफेक्शन, लगाव देना पड़ेगा। और वो तो बच्चे हैं, एक नहीं 100 बार गलती करेंगे। अब आप उनकी गलती को टारगेट करके उसको किसी तरह से हतोत्साहित करेंगे तो कहाँ जाएगा बच्चा? तब आपकी क्या आवश्यकता है? आपकी आवश्यकता है कि बेटा तूने ये गलती करी है, अब मत करना, है ना, देख इसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करने से ये परिणाम होते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा करना, इससे अच्छा काम होगा। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा है कि युवाओं की नेतृत्व की पौध तैयार करना वडीलों का प्रथम कर्तव्य है। आप करिए, वो नहीं हो रहा है ना। आप तो अरे तुम 50-60 साल के आए थे, वो 22-25-30 साल का लड़का, अगर उसने गलती कर दी तो क्या उसके पीछे पड़ जाओगे? समझा दो। कई सारे कार्यक्रम ऐसे देखे जिसमें युवा बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, पर युवाओं को वो वेटेज नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो एक मिस्टेक है। अब देखो, आप किन कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है तो गलत। वर्तमान में ऐसा भी है कि कुछ युवा भी चाह रहे हैं महासभा अध्यक्ष बनना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अधिकार तो उसको है, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, मेरा ऐसा सोचना है कि समस्त दृष्टिकोणों से, समाज की बात कर रहा हूँ, राजनीति की नहीं, राजनीति में तो उसको बिल्कुल तत्काल आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। समाज में, क्योंकि उसको समाज के वडीलों के सम्मान को बरकरार रखते हुए, उनकी आज्ञाओं के पालन को या उनकी उचित बात को मान्यता देते हुए समाज का नेतृत्व करना होता है। तो अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप उचित अनुचित का निर्णय कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं। पर ऐसे हैं कितने युवाओं का जोश तो बहुत है, काम जोश, करने के लिए, मैं जोश की बात नहीं कर रहा हूँ, काम करने के लिए भी, जोश की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच की जो सोच है। देखिए, युवा और वडील, इनकी सोच में यही फर्क है। युवा ये सोच के चलता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है, और वडील ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो वास्तव में सही है। इस दोनों में फर्क है। क्यों है कि वो भी, वडील भी तो कभी न कभी जवान था ना, लड़का था, तो ठोकर खा खा के वो भी शंकर हुआ। तो ऐसा थोड़ा सा वो अपने को, समाज है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में आपको थोड़ा सा नेतृत्व की क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा। शताब्दी समारोह की चर्चा बड़ी जोर शोर से है जी। 100 साल में मनाए जाने वाला ये कार्यक्रम, क्योंकि हमारी महासभा को 100 वर्ष हो गए, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। हम जैसे लोगों के लिए एक उत्सुकता का पल है कि यूनिटी को हम देखेंगे, गर्व के साथ उत्सव मनाएंगे। उसके लिए अगर आप कुछ कहें। हम लोग तो वो भाग्यशाली लोग हैं जो 1920 में तो हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम जो अभी आज इस शताब्दी समारोह के साक्षी बनकर जीवित हैं, वो वास्तव में भाग्यशाली लोग हैं। ये उसका 100 सालाना कार्यक्रम के हम देखने वाले लोग हैं, और ये हमारी थाती है, ये हमारी पूंजी है। देखिए, हमने हमारे माता पिता से कुछ बातें जानी कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था। आपकी उम्र प्लस उनकी उम्र दोनों को जोड़ लेते हैं तो आप भले 50 साल के हो, 40 साल के हो, लेकिन आपको 100 साल का इतिहास ज्ञात हो जाता है। इसको बोलते हैं अनुश्रुत, हियर से, इसको बोलते हैं वेद परंपरा। पहले कोई लिपिबद्ध नहीं किए थे, श्रवण कर करके ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहे। ऐसे ही जो है
इन अनुभवों को, इन प्रसंगों को, इन आनंदों के क्षणों को आप आने वाली पीढ़ी को बताइए, भैया हमको ऐसा बहुत अच्छा लगा था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो सबको गौरव आएगा। फिर अगले 100 साल बाद तक भी ये बात अगर चलती रही तो वो भी आनंद का अनुभव करेंगे, वो भी गर्व करेंगे। एक चर्चा आपने बीच में निकाली थी 31 वोटों की, वो आखिर क्या है? शैलेंद्र भाई, आप प्रश्न तो का उत्तर तो मैं बहुत दे सकता हूँ, लेकिन कई बार क्या रहता है कि मौन रहकर कई प्रश्नों की आबरू बचा जाते हैं। तो मैं भी इस प्रश्न की आबरू बचाना चाहता हूँ। बस अंत में एक कह सकता हूँ कि प्रावधान गलत है। चलते चलते अगर समाज को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, चुनाव संबंधित, शताब्दी समारोह संबंधित या किसी और सब्जेक्ट पर, तो आप दें। मैं तो क्या बोलते हैं, एक मजे हुए पत्रकार की भांति आपने सब तरफ से मेरे को जो है पूछ लिया है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, शताब्दी समारोह वास्तव में हम सबके लिए बहुत 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 गर्व का प्रसंग है। ईश्वर करे हम इसका आयोजन हो और हम शामिल हो। और इसमें भी दो मत नहीं कि जो वहाँ पर इसके आयोजक लोग हैं, जो जैसे उनसे चर्चा होती है, संपर्क होता है, अन्य ग्रुप से समाचार मिलते हैं, बहुत ही दिन रात मेहनत करके उन्होंने इसको सफल बनाने की कोशिशें की हैं। भगवान करे कि ऐसा कोई वो ना हो कि जिससे सम्मेलन का आयोजन में जाने का हमको अवसर न मिले, ऐसा ना हो। मतलब कोरोना को देखते हुए, वह कोरोना को देखते हुए ले लेना चाहिए जो भी है। हाँ जी, वो तो सही बात है। चुनाव को संबंधित अगर कोई मैसेज देना है आपको, समाज को, चुनाव अधिकारी जी को, जो टीएन शेषन की भांति सारी इकाइयों के चुनाव बड़े व्यवस्थित तरीके से करवा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। बदलाव के दौर है, उस बदलाव के दौर में ऐसे व्यक्तित्व उनको बहुत धन्यवाद, अमिताभ भैया को, और अच्छे उन्होंने काम किया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समाज है, कोई राजनीतिक दल नहीं है या कोई दलीय राजनीति का चुनाव नहीं है। यहाँ पे हमको रिजिड होने की आवश्यकता नहीं है, पत्थर की लकीर खींचने की आवश्यकता नहीं है। समाज की भावनाओं को जोड़ते हुए, समाहित करते हुए और एकता को मजबूत करने वाली बातें शामिल करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा इलास्टिक, थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, लचीलापन भी लाना पड़े तो लाना चाहिए, क्योंकि संविधान हमने ही बनाया है ना। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, तदर्थ समिति ने ये लिस्ट दी है 31 की, तो स्वीकार होगी या महासभा के वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने लिस्ट दी है तो स्वीकार होनी चाहिए? मैंने तो आपसे पहले ही कहा, ये प्रावधान ही गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए, लिस्ट ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, लिस्ट कौन सी नहीं होना चाहिए? नहीं, 31 कौन से? ये वो 31 लोग हैं जो निवृत्तमान महासभा मनोनीत करके दे रही है, तो इसका औचित्य मेरी छोटी बुद्धि में तो नहीं आया। चलिए दादा, बड़े स्पष्ट तरीके से, बेबाक तरीके से आपने सारी बातें समाज को कही हैं, और मैं समाज से आग्रह करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व जो समाज को एक गति प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को मौका दें। मां नर्मदा का आशीर्वाद मिलता रहे। नर्मदे हर।